नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। जेपी नड्डा ने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात से बने रहेंगे राज्यसभा सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो हाल के चुनाव में गुजरात से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। मसलन गुजरात से वो राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने हिमाचल की सीट से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नए नारे मैं हूं मोदी का परिवार बीजेपी के नेताओं ने हाथों हाथ लिया है। प्रधानमंत्री के नारे देने के बाद बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदलकर इसे एक अभियान का रूप दे दिया है। इस अभियान में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर जैसे तमाम बड़े दिग्गज शामिल हैं। बीजेपी इस अभियान को ठीक उसी तरह से आगे लेकर चल रही है जैसे 2019 के चुनाव में मैं भी चौकीदार नारे को लेकर आगे बढ़ी थी। पार्टी उम्मीद में है कि बीजेपी का जीत के लिए ये नारा रामबाण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर विपक्ष मुझ पर निशाना साध रहा है, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकासी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत की स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत को देखा और रैली को जनता को संबोधित भी किया। मोदी ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित तमिलनाडु का संकल्प लिया हुआ है। हमें जल्द ही भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। इसमें तमिलनाडु चेन्नई की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार चेन्नई जैसे शहरों को
विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा चेन्नई में हजारों करोड़ रुपए के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया। वहीं परिवार को लेकर पीएम मोदी पर लालू के हमले के बाद बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा शुरू किया, इसका असर पड़ता दिख रहा है। पार्टी ने नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पीएम के परिवार पर हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा। सुनिए। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। परिवारवाद वाले बयान पर देश में संग्राम छिड़ गया है। परिवारवाद वाले बयान पर देश में संग्राम छिड़ने के बाद बीजेपी लगातार लालू के बयान पर पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार करते हुए कहा, पूरा भारत एक परिवार है। सुनिए। स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे हिसाब से पीएम का मतलब बड़े भाई। अगर बड़े भाई की मदद रही तो हर राज्य के सीएम उनके क्षेत्र में कुछ तरक्की कर सकते हैं और हम 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान देना चाहेंगे। साथियों, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए,
कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 ताली। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का। दिल्ली की जनता को पहले से ही सीएम केजरीवाल ने मुफ्त की सौगात दे रखी है। वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब दिल्ली सरकार 18 से ज्यादा उम्र की महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं।
उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफ़ी पैसे का खर्च आएगा। बीजेपी नेता और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बजट को लेकर हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल सरकार के बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो राम राज्य की बात कर रही है। ये दिल्ली सरकार के दोहरेपन को दर्शाता है। ये उन्हें शोभा नहीं देता। बढ़ रही है और हमें इस बात की खुशी है कि जिन सपनों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जितना वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से, उस वादे से भी ज़्यादा हर बजट में एक नया अध्याय जो है ये सरकार जोड़ रही है। दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं को जो सौगात दी है, जिस राम राज की अवधारणा को पूरा करने का काम किया है, वो बहुत बड़ी सौगात हमारी दिल्ली की बहनों को, बेटियों को, माताओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, उनको 1000 रुपये महीने की उनके अकाउंट में जो सम्मान राशि देने का काम आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित रूप से यही राम राज्य है जिसकी अवधारणा हम करते हैं। ये वही राम राज्य है जहाँ की प्रजा सुखी हो, जहाँ के लोग सुखी हों। वो राम राज्य है जहाँ लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएँ मिलने का काम हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरा राष्ट्र राममय है, तो अब राम मंदिर विरोधी हमारे माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। अगर आप बजट देखें तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, कुछ भी विकास के हित में नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल गुजरात पहुंचने वाली है और इससे एक दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका मिला है। पोरबंदर से विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा के बाद अर्जुन मोडवाडिया ने कहा है कि मैंने गुजरात कांग्रेस के हर पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर मजबूत करने की कोशिश की है। मैं जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की कल्पना से कांग्रेस में शामिल हुआ था। जिस तरह से पार्टी जनता से दूर चली गई है, उस पर मैंने कई बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मैं विफल रहा। आज मैंने गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। और साथ साथ जो मैं आज जिस पार्टी की टिकट से एमएलए बना था, वो पोरबंदर के धारासभ्य पद से भी मैंने। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है और इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इस कड़ी में बीजेपी के साथ हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल आरएलडी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन कर 2 लोकसभा सीटें मिली थी। ये सीटें हैं बागपत और बिजनौर। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट में बागपत से राजकुमार सांगवान तो बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने विधान परिषद की भी एक सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने गठबंधन में एक विधान परिषद की सीट भी आरएलडी को दी है। इस पर आरएलडी ने योगेश चौधरी प्रत्याशी को उतारा है।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।